आज हम एक ऐसी कहानी की बात करने वाले हैं जो सच में किसी भी कल्पना से कहीं ज्यादा बड़ी है। एक बिल्कुल साधारण से लड़के की कहानी जो आगे चलकर बना भारत का पहला महान सम्राट। जी हाँ, ये चंद्रगुप्त मौर्य की गाथा है, एक ऐसे इंसान की जिसने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। देखिए, ये बात कितनी गहरी है। एक ऐसा राजा जिसने सिर्फ एक साम्राज्य नहीं बनाया, बल्कि भारत को भारत बनाने की नींव रखी। इसका मतलब है कि चंद्रगुप्त सिर्फ एक विजेता नहीं थे, उन्होंने तो उस आइडिया, उस सोच की बुनियाद रखी जिसे आज हम भारत के नाम से जानते हैं। ये सिर्फ जमीन जीतने से कहीं कहीं ज्यादा बड़ी बात थी। तो चलिए जरा समय में पीछे चलते हैं। कल्पना कीजिए 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व का भारत। उस वक्त ये एक देश नहीं था, बल्कि दर्जनों छोटे छोटे राज्यों का एक उलझा हुआ जाल था। और इस जाल के ठीक बीच में एक मकड़ी की तरह बैठा था मगध का विशाल और उतना ही क्रूर नंद साम्राज्य। मतलब एक तरफ तो था नंद साम्राज्य का अत्याचारी राजा धनानंद, जो लिटरली सोने के ढेर पर बैठा था, और दूसरी तरफ कहीं दूर एक गुमनाम से गांव में एक ऐसा लड़का था जिसके पास कुछ भी नहीं था सिवाय एक चीज के, उसकी आंखों में जलता हुआ एक साम्राज्य बनाने का सपना। जमीन आसमान का फर्क था दोनों में। लेकिन देखिए, सिर्फ सपना देखने से तो साम्राज्य नहीं बनते, है ना? चंद्रगुप्त की किस्मत ने असली पलटी तब मारी जब उसकी मुलाकात उस इंसान से हुई जिसे इतिहास का शायद सबसे बड़ा किंग मेकर कहा जा सकता है। और वो थे आचार्य चाणक्य, तक्षशिला विश्वविद्यालय के एक ब्रिलियंट स्कॉलर और रणनीतिकार। कहानी ये है कि जब नंद राजा धनानंद ने भरी सभा में उनका अपमान किया, तो उन्होंने सिर्फ अपने अपमान का बदला लेने की कसम नहीं खाई, नहीं, उन्होंने तो पूरे भारत को उस अत्याचारी राजवंश से आजाद कराने का और उसे एक करने का संकल्प ले लिया। और फिर वो हुआ जो शायद किस्मत को मंजूर था। चाणक्य की वो पारखी नजरें, उन्होंने गांव में खेलते हुए उस लड़के चंद्रगुप्त में वो चिंगारी देख ली। उन्हें उस लड़के में एक लड़का नहीं, बल्कि भारत का भविष्य नजर आया। उन्हें अपना हथियार मिल चुका था। और बस यहीं से शुरू हुई एक सम्राट को गढ़ने की ट्रेनिंग। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को सिर्फ तलवार चलाना नहीं सिखाया, नहीं, उन्होंने सिखाया कि दिमाग को सबसे बड़े हथियार की तरह कैसे इस्तेमाल करते हैं। राजनीति, युद्ध कला, कूटनीति, अर्थशास्त्र और यहाँ तक कि मनोविज्ञान भी, हर चीज में उन्हें माहिर बनाया गया। तो ठीक है, ट्रेनिंग पूरी हो गई। अब वक्त था इस ज्ञान को असल दुनिया में आजमाने का। लेकिन सत्ता तक पहुंचने का रास्ता वो कभी भी सीधा नहीं होता, और उनकी पहली ही कोशिश एक बहुत बड़ी और बहुत जरूरी सीख बनने वाली थी। हुआ ये कि शायद थोड़े ज्यादा आत्मविश्वास में चंद्रगुप्त और चाणक्य ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। उन्होंने सीधे सीधे नंद साम्राज्य के दिल पर, यानी राजधानी पाटलिपुत्र पर हमला बोल दिया। नतीजा, उनकी छोटी सी सेना को बेरहमी से कुचल दिया गया। उन्हें हार कर अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। ये हार बहुत बड़ी थी। कई लोगों ने उनका साथ छोड़ दिया। एक पल को तो ऐसा लगा जैसे सब खत्म हो गया, सपना टूट गया। लेकिन चाणक्य के लिए ये हार नहीं थी। जैसा उन्होंने कहा, ये हार नहीं, ये सीख है। उनके लिए असली खेल तो अब शुरू हुआ था। और इसी सीख से निकली चाणक्य की नई ब्रिलियंट स्ट्रैटेजी। उन्होंने ये समझा कि अगर एक बड़े पेड़ को गिराना है तो सीधे तने पर कुल्हाड़ी मारने से कुछ नहीं होगा, पहले उसकी जड़ों को काटना पड़ता है। तो पहला कदम, सीमाओं को सुरक्षित करो, आसपास के इलाकों को जीतो। दूसरा, छापामार युद्ध करो, छोटे छोटे हमलों से दुश्मन को थका दो। तीसरा, उनकी सप्लाई लाइंस काट दो, राजधानी को भूखा मारो। और चौथा और सबसे जरूरी, वहां की दुखी जनता का समर्थन जीतो, उन्हें अपना बनाओ। और ये रणनीति ये काम कर गई, बिल्कुल वैसे ही जैसे चाणक्य ने सोचा था। धीरे धीरे एक एक करके नंद साम्राज्य के बाहरी हिस्से टूटकर गिरने लगे, और इसी राख से मौर्य साम्राज्य का सूरज उगना शुरू हुआ। कई साल लगे, बहुत संघर्ष हुआ, और फिर आया वो दिन। साल था 322 ईसा पूर्व। चंद्रगुप्त की सेना, जो अब सिर्फ सैनिकों की नहीं बल्कि आम जनता के समर्थन से एक सैलाब बन चुकी थी, उसने पाटलिपुत्र पर धावा बोला। और इस बार अत्याचारी धनानंद का अंत निश्चित था। लेकिन रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई, ये तो बस शुरुआत थी। 322 ईसा पूर्व में नंद वंश का खात्मा हुआ। 321 में मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई
और फिर 305 ईसा पूर्व तक आते आते उन्होंने पश्चिम में महान सिकंदर के जनरल सेल्यूकस निकेटर तक को हरा दिया। मतलब एक्सपेंशन की रफ्तार देखिए, ये अविश्वसनीय थी। ये इतिहास का वो पल था जो पहले कभी नहीं आया था। इतिहास में पहली बार इतना विशाल भारतीय उपमहाद्वीप एक शासक के अधीन, एक झंडे के नीचे एकजुट हुआ था। चाणक्य ने जो सपना देखा था, चंद्रगुप्त ने उसे हकीकत में बदल दिया था। लेकिन देखिए, एक साम्राज्य को जीत लेना एक बात है और उसे सफलतापूर्वक चलाना वो बिल्कुल दूसरी बात है। और चंद्रगुप्त की कहानी का सबसे हैरान करने वाला मोड़ वो तो अभी आना बाकी था। तो अब सवाल था कि इतने बड़े साम्राज्य को चलाया कैसे जाए। इसका जवाब मिला चाणक्य के ग्रंथ अर्थशास्त्र में। चंद्रगुप्त ने सिर्फ जीत हासिल नहीं की, उन्होंने एक मजबूत शासन की नींव रखी। एक ऐसा सिस्टम जिसमें स्थिरता के लिए जासूसों का एक बहुत बड़ा नेटवर्क था, राज्य को चलाने के लिए एक स्ट्रक्चर्ड टैक्स सिस्टम था, एक ताकतवर सेना थी, व्यापार के लिए सड़कें थी और सख्त लेकिन निष्पक्ष कानून थे। ये सिर्फ जीत नहीं थी, ये था गवर्नेंस। और फिर जब चंद्रगुप्त अपनी ताकत के बिल्कुल शिखर पर थे, जब उनका साम्राज्य सबसे मजबूत था, तब उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। एक ऐसा कदम जो शायद ही इतिहास में किसी और सम्राट ने उठाया हो। हुआ ये कि उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, अपना सिंहासन अपने बेटे के लिए त्याग दिया। उन्होंने जैन धर्म अपना लिया और एक भिक्षु बन गए। वो दक्षिण भारत में श्रवण बेलगोला तक की तीर्थयात्रा पर गए और जीवन के अंत में उन्होंने संलेखना की प्रथा का पालन किया, जो कि उपवास के जरिए स्वेच्छा से अपने प्राण त्यागने की एक प्राचीन जैन परंपरा है। एक सम्राट का ऐसा अंत सच में हैरान करने वाला है। तो आखिर में चंद्रगुप्त की कहानी सिर्फ एक राजा की कहानी नहीं रह जाती। ये कहानी हमें दिखाती है कि कैसे एक मजबूत संकल्प, एक सही गुरु का मार्गदर्शन और सबसे जरूरी अपनी हार से सीखने की क्षमता किसी भी साधारण इंसान को असाधारण बना सकती है। और ये कहानी एक सवाल छोड़ जाती है कि क्या इतिहास वाकई में सिर्फ बड़े बड़े साम्राज्यों और लड़ाइयों से बनता है, या फिर उसके असली निर्माता एक व्यक्ति का अटूट संकल्प, एक सही रणनीति और एक अच्छा गुरु होते हैं। सोचने वाली बात है।